आपके घर में शादी है तो आप ऑर्डर देते हो कि 4 किलो पनीर की पकौड़ी दो। दुकानदार क्या कहता है कि हमारे पास पालक की पकौड़ी है, प्याज की पकौड़ी है, पनीर की पकौड़ी है, आलू की पकौड़ी है और गोभी की पकौड़ी है, आपको कौन सा ऑर्डर देना है? तो कहता है पनीर की पकौड़ी चाहिए। आप जैसा ऑर्डर दोगे दुकानदार वैसी ही पकौड़ी बना कर देगा, बराबर है। ईवीएम मशीन बनाने वालों ने ऑर्डर दिया, बनाया किसने? कांग्रेस ने। मशीन लाया किसने? इंदिरा गांधी ने। प्रस्ताव किसने रखा? इंदिरा गांधी के कहने पर अभिषेक मनु संघवी, राजस्थान का ब्राह्मण। समर्थन किसने किया संसद में? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। तीसरा ब्राह्मण समर्थन कौन था? सीताराम येचुरी, साउथ इंडिया का काला ब्राह्मण। 2 गोरा ब्राह्मण, 1 काला ब्राह्मण। 3 ब्राह्मणों ने मिलकर एक प्रस्ताव संसद में पारित किया। ब्राह्मणों ने ईवीएम क्यों लाया? क्योंकि ब्राह्मण ऐसा सोचते कि हमारी 3.5% वोट है, 3.5% वोटों के आधार पर अगर ईमानदारी से चुनाव करवाया जाए तो ब्राह्मण ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुनवा सकता। सरपंच बनाने का तो सवाल नहीं है। जो लोग गांव का सरपंच नहीं बना सकते वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने मनमोहन को प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया। आरएसएस के ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया। नॉमिनेट अंग्रेजी का शब्द है, 1932 में बाबा साहब आम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यूज किया था। नॉमिनेट आपको समझ में नहीं आता इसका मतलब क्या है? चलो मैं आपको समझाता हूं। समझाने के पहले यहां महिलाएं जो हैं उनसे मैं माफी चाहता हूं क्योंकि उदाहरण देना पड़ेगा। गांव में शादी होती है, शादी करके आने के बाद वो आदमी अपने परिचितों को परिचय करवाता है, ये मेरी शादीशुदा बीवी है। तो वो आदमी पूछता है ये कौन है? कहा ऐसी रखी हुई है, ये शादीशुदा है और ये ऐसी रखी हुई है। ये नरेंद्र मोदी भी ब्राह्मणों का ऐसे ही रखा हुआ प्रधानमंत्री है। देखा, नॉमिनेट का समझ में नहीं आया, देहाती बनकर उदाहरण दिया। आ गया समझ में? तो समझना जरूरी है। भाषण करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है समझना। तो ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्राह्मण ईमानदारी से जानता है चुनाव में हम पंच नहीं बनवा सकते। तो इसीलिए उन्होंने ईवीएम मशीन लाया ताकि देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर सके। साथियों, भारत सरकार और चुनाव आयोग फ्रांस गए, पेरिस गए और वहाँ जो पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसको एप्लीकेशन किया और कहा कि हमें ईवीएम मशीन के लिए पेटेंट सर्टिफिकेट चाहिए। तो फ्रांस ने, पेरिस ने, ऑर्गेनाइजेशन ने कहा देंगे। शर्त है। क्या शर्त है? ये मशीन खोलनी होगी, एक्सपर्ट्स लोगों को दिखानी होगी, एक्सपर्ट लोग जांच परखेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे, रिपोर्ट आएगा, पढ़ेंगे, सर्टिफिकेट देंगे। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को समझ में आया कि मशीन खोलेंगे, अरे मशीन तो हमने चोरी करने के लिए बनाई है, तो सब मालूम हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एप्लीकेशन जो किया था पेटेंट सर्टिफिकेट के लिए विड्रॉ किया। तो उनके पास, मेरे पास एप्लीकेशन करने का सबूत है और विड्रॉ करने का भी सबूत है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास दोनों सबूत है और सुप्रीम कोर्ट में हमने दिया। इसका मतलब सीधा है कि ईवीएम मशीन जिस पर्पस के लिए बनाई गई उस पर्पस के लिए वो यूनिक मशीन नहीं है और ऐसा कोई सर्टिफिकेट चुनाव आयोग के पास नहीं है। मगर हमारे पास एविडेंस है कि ये ईवीएम मशीन इस लायक नहीं है।
मगर चुनाव आयोग बार बार अखबार में क्या बयान देता है? ईवीएम मशीन निर्दोष है, ईवीएम मशीन निर्दोष है, ईवीएम मशीन निर्दोष है, बयान देता है ईवीएम मशीन निर्दोष है। वो अकेला बयान देता है, दूसरे लोगों की कोई बात छापता नहीं अखबार वाला। तो मैं आपको इस बात को समझाने के लिए उदाहरण देता हूं ताकि बात समझ में आ जाए कि एक चोर कोर्ट में कह रहा था कि जज साहब मैं निर्दोष हूं। जज साहब ने कहा ये तो तेरा बयान है, सबूत कहां है तेरे निर्दोष होने के? सबूत है तेरे पास निर्दोष होने के? आगे है क्या है? कहा अभी देता हूं। उसने कहा, चोर ने कहा जज को, मैं निर्दोष हूं और मैं निर्दोष हूं और मैं निर्दोष हूं। ये जो 2 बार मैंने कहा निर्दोष हूं निर्दोष हूं, ये सबूत है। और ये तीसरा जो है ये बयान है। जज ने कहा ये तीनों बयान है, सबूत कोई है नहीं। चुनाव आयोग भी बार बार उसी चोर की तरह कहता है कि ईवीएम मशीन निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है। तो हमने कोर्ट में पूछा क्या सबूत है? कोई जवाब नहीं दिया। क्या सबूत है? कोर्ट में पूछा, जवाब नहीं दिया। तो चुनाव आयोग का कहना है कि हम कह रहे हैं उस पर विश्वास करो। अरे विश्वास करे, क्यों करे? विश्वास में ही तो विश्वासघात होता है। दुनिया में विश्वासघात नाम का शब्द कब बना मालूम है? एक आदमी ने दूसरे आदमी पर विश्वास किया, दूसरे आदमी ने विश्वासघात किया, तब से विश्वासघात शब्द दुनिया में आया। तो इसलिए विश्वास करने का सिद्धांत सही नहीं है, सतर्कता का सिद्धांत सही है, विजिलेंसी का सिद्धांत सही है। विजिलेंट हो जाओ, सतर्क हो जाओ। तो मैं सतर्क करने के लिए ही कह रहा हूं। जब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं दिया तो चीफ जस्टिस ने स्वीकार कर लिया ईवीएम मशीन फॉल्टी। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया ईवीएम मशीन फॉल्टी है, तो फिर भारत में दूसरे किसी भी आदमी को ईवीएम की जांच पड़ताल करने की जरूरत नहीं है। अरे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, फाइनल हो गया। चुनाव आयोग ने एक नौटंकी की, पॉलिटिकल पार्टी को कहा आ जाओ ईवीएम मशीन को हैक करके दिखाओ। मुझे एक आदमी का टेलीफोन आया कि मेचराम जी आप तो सारे देश भर में ईवीएम में गड़बड़ी होती है, भाषण करते हुए घूम रहे हो, अब चुनाव आयोग ने हैक करने के लिए बुलाया तो क्यों नहीं जा रहे हो? तो मैंने उसको टेलीफोन करने वालों को कहा कि मैं गधा नहीं हूं, तुम गधे हो। मैं गधा नहीं हूं, तुम गधे हो। कहा कैसे? अबे मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने इसे फॉल्टी घोषित करने के बाद मुझे करने की जरूरत है क्या? बीच में ही काट दिया। समझ में आ गया, गधे को भी समझ में आ गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो दूसरे किसी आदमी को दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को पूछा, डॉक्टर साहब ठीक है आपकी बात मान लेते हैं, ईवीएम मशीन फॉल्टी है। हम लोगों की सोच है कि यदि ईवीएम मशीन को चुनाव में लगाया जाए तो क्या ईवीएम मशीन में सुधार करने के लिए कोई सुझाव आपके पास है? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा सुझाव है। क्या सुझाव है? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहा कि ईवीएम मशीन के पहले हमारे देश में एटीएम मशीन थी। कहाँ? एटीएम मशीन में कस्टमर जाता था तो रसीद आती थी, 1 तारीख को 12:13 को आपने 5,000 रुपया निकाला, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया था, बकाया राशि 95,000 आपके अकाउंट में बाकी है। आदमी देखता हाँ एटीएम ईमानदारी से काम कर रहा है,
तसल्ली होती, खातरी होती, गारंटी होती कि एटीएम ईमानदारी से काम कर रहा है, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने जज को कहा, जज साहब ईवीएम मशीन बनाने के पहले हमारे देश में एटीएम मशीन थी। अमेरिका, जापान, जर्मनी से टेक्नोलॉजी लाने की जरूरत नहीं थी। जब ईवीएम मशीन बनाई जा रही थी तो हमारे देश में टेक्नोलॉजी थी एटीएम की। और अगर टेक्नोलॉजी थी तो वोटर्स जब बटन दबाता है, लाइट जलता है, बीप का आवाज होता है, तो ईवीएम मशीन वोटर्स को रसीद क्यों नहीं देती कि मैंने फला आदमी को, कैंडिडेट को वोट दिया? क्यों रसीद नहीं देती ईवीएम मशीन? जब एटीएम दे सकती है, एटीएम की टेक्नोलॉजी हमारे देश में है, अमेरिका, जर्मनी, जापान से लाने की जरूरत नहीं है, तो ये टेक्नोलॉजी ईवीएम मशीन को मशीन बनाने वाले कंपनी ने क्यों नहीं लगाई? जज को कहा क्यों नहीं लगाई? जज ने कहा ऑर्डर। चुनाव आयोग को आदेश दिया एटीएम की टेक्नोलॉजी ईवीएम में लगाया जाए। चुनाव आयोग ने नई मशीन बनाई। मशीन का नाम रखा वीवीपीएटी, वी फॉर वोटर, वी फॉर वेरिफिएबल, पी फॉर पेपर, ए फॉर ऑडिट, टी फॉर ट्रेड। मशीन बनाया। मशीन प्रयोग किया नागालैंड में, प्रयोग का रिटर्न रिपोर्ट तैयार किया। रिटर्न रिपोर्ट 1 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट को दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यास किया। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया 2014 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम मशीन के साथ साथ पेपर ट्रेल मशीन लगाया जाए। 8 अक्टूबर को ऑर्डर दिया। चुनाव आयोग ने नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने सुब्रमण्यम स्वामी को राज्यसभा का मेंबर बनाया, जीवीएल नरसिंह राव को राज्यसभा का मेंबर बनाया, जिस चीफ जस्टिस ने यह फैसला दिया उसको केरला का गवर्नर बनाया और तीनों को चुप कर दिया। 3 लोग जानते थे, उसको चुप करा दिया। तो आपको बताएगा कौन कि सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन ईवीएम को लगाने का आदेश दिया? आपको बताएगा कौन? बताने वाला कोई था ही नहीं, क्योंकि सबको चुप करा दिया गया। 16 मई 2014 को रिजल्ट आया। 31% वोटों के आधार पर बीजेपी को 283 सीटें मिली। 83 सीटें मिलने के बाद हमें डाउट हो गया। हमने अभ्यास किया कि आज के पहले जितने सांसदीय चुनाव हुए 31% वोटों के आधार पर किसी भी राजनीतिक पार्टी को 272 नहीं मिले, 283 बीजेपी को मिले कैसे? जब हमें डाउट हो गया तो हमने इसके विरोध में अभियान शुरू कर दिया। जून महीने जब मैं दादर में स्पीच कर रहा था तो एक लड़का दौड़ते हुए आया और मेरे डायस पर अखबार रखा। अखबार का नाम था इकोनॉमिक टाइम्स। मैंने पूछा क्या है? कहा बड़ी खबर है, पढ़ लेना। भाषण होने के बाद मैंने खबर पढ़ी तो खबर थी चुनाव आयोग ने 8 लाख ईवीएम मशीन को भंगार में, कबाड़ में, स्क्रैप में बेचने का आदेश दिया। तो मैं एक खबर लेकर हाई कोर्ट के लॉयर के पास गया कि मुझे केस करना है। कहा अखबार की खबर को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबूत नहीं मानता, आपके पास कोई दूसरा ठोस सबूत है? मैंने डायरेक्ट चुनाव आयोग पर लेटर लिखा, आरटीआई। कहा ये इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छपी है, क्या ये खबर सही है? चुनाव आयोग ने 1 महीने में लिख कर दिया मुझे खबर सही है। खबर सही है लिख कर दिया तो मेरे मन में सवाल पैदा हो गया कि जिन मशीनों पर 16 मई 2014 तक चुनाव करवाए गए वो मशीन 1 महीने में कबाड़ कैसे हो गई, भंगार कैसे हो गई? फिर मैंने दूसरा लेटर लिखा। लेटर में लिखा, पूछा
कि 2-4 हजार रुपए का मोबाइल लिया जाता है तो वारंटी गारंटी कार्ड देना पड़ता है, कंपनी देती है। ये तो कई हजार करोड़ की मशीनें खरीदी तो कंपनी ने वारंटी गारंटी कार्ड दिया होगा। मैंने चुनाव आयोग को लिखा कि आपने इसको खरीदा, कंपनी ने आपको वारंटी गारंटी कार्ड दिया होगा, ओरिजिनल तुम्हारे पास रखो, डुप्लीकेट वारंटी कार्ड मुझे दो अटेस्टेड करके। तो चुनाव आयोग को लगा रे कोई हमको निगरानी कर रहा है, कोई हमारी चोरी पकड़ने की कोशिश कर रहा है। फिर दूसरा लेटर लिखा कि आपने इसको कबाड़ घोषित किया, आप तो आईएएस अधिकारी हो, आप टेक्निकल ऑफिसर नहीं हो, तो आपके पास टेक्निकल मशीन जो है उसको कबाड़ घोषित करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है आप तो आईएएस हो। तो क्या आपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स लोगों की कमेटी बनाई? कितने लोगों की बनाई? क्या नाम है? टेलीफोन नंबर, लैंडलाइन नंबर, पोस्टल एड्रेस दिया जाए और जो पैसा इसके लिए लगता है लिया जाए। नहीं दिया ये सारा का सारा मैंने सुप्रीम कोर्ट को दिया। नहीं देना भी सबूत है। अगर आप चोर नहीं है तो क्यों नहीं दे रहे? अगर आप ईमानदार है तो क्यों नहीं दे रहे? अगर आप नहीं दे रहे इसका मतलब चोर है। आपको डर लग रहा है, डर क्यों लग रहा है? ईमानदार हो तो डर क्यों लग रहा है? अगर डर लग रहा है इसका मतलब तुम्हारे मन में चोर है। साथियों, बाद में मैंने चुनाव आयोग को लेटर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देने के बावजूद भी 2014 के चुनाव में आपने पेपर टेल मशीन नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? तो उन्होंने लिख कर दिया कि नरेंद्र मोदी ने पैसा खरीदने के लिए नहीं दिया। मैंने कहा नरेंद्र मोदी भारत के ट्रेजरी का मालिक नहीं है, वो केवल ट्रस्टी है। टाटा, बिरला, अंबानी अपने पैसे का मालिक होता है, मगर प्रधानमंत्री केवल ट्रस्टी होता है, मालिक नहीं होता है। पैसा कहीं नहीं दे, पैसा कैसे नहीं देता है मैं देखता हूँ। मैंने प्रधानमंत्री के खिलाफ में और चुनाव आयोग के खिलाफ में केस दायर कर दिया। जब केस दायर कर दिया तो चुनाव आयोग केस दायर कर दिया तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा। वामन मेश्राम ने हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायपालिका की अवमानना का केस दायर किया है। अगले हियरिंग को यदि पेपर ट्रेल मशीन खरीदने के लिए आप पैसा नहीं देंगे तो चुनाव कमिश्नरों को जेल में भेजने का सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकती है। कृपया जल्दी पैसा मंजूर किया जाए। 24 घंटे में प्रधानमंत्री ने 3,567 करोड़ रुपया मंजूर दिया और 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में मेरे फेवर में निर्णय दिया कि 2019 को हर ईवीएम मशीन को पेपर टेल मशीन लगाया जाएगा। ये जो 2019 में पेपर टेल मशीन लगी थी वामन मेश्राम की वजह से लगी थी। किसी अखबार ने खबर नहीं छापी अभी तक। चलो हम लोगों को क्या फर्क पड़ता है? वामन मेश्राम नेशनल इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है, अगर खबर छापते तो क्या छोटा थोड़ी हो जाता है? हम लोग लोकतंत्र का बचाव करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर लोकतंत्र बचता है तो हमारे लोगों के हक अधिकार बचेंगे, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे पुरखों ने 108 साल का संघर्ष करके वोट का अधिकार हासिल किया। हम लोग ऐसे ही छोड़ने के लिए थोड़ी तैयार है। तो इस तरह से साथियों ये मामला हम लोग जीत गए। जीतने के बाद एक बड़ा मामला हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को पैरा नंबर 28 में एक फैसला दिया। पेपर टेल मशीन लगाने का जब मैंने जीत हासिल किया तो सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को पैरा नंबर 28 में एक फैसला दिया था। उस फैसले में लिखा था एक वोटर होगा, रिकॉर्ड 2 होंगे। एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में रिकॉर्ड होगा, एक बैलेट पेपर का रिकॉर्ड होगा। एक ही वोटर होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक वोट का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा, एक कागज का रिकॉर्ड होगा। 2 रिकॉर्ड होगा।
अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का रिजल्ट कैंडिडेट को मंजूर नहीं होगा तो कैंडिडेट को अधिकार होगा कि वो बैलेट पेपर का रिकाउंटिंग की मांग कर सकता है। यह ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पैरा नंबर 28 में दिया। जब मेरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया 100% लगाना होगा, तो चुनाव आयोग ने सोचा कि यदि, क्योंकि हमने तो चोरी करने के लिए मशीन बनाई, यदि चोरी करने के लिए मशीन बनाई और अगर बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू हो गई तो क्या होगा? ईवीएम चोरी करेगी और बैलेट पेपर चोरी पकड़ेगा। तो चुनाव आयोग ने फरवरी 2014 में, कांग्रेस की सरकार थी, प्रस्ताव भेजा। कांग्रेस ने रूल बनाया 56C। क्या लिखा है 56C में? 2 नंबर के कैंडिडेट को ही रिकाउंटिंग की मांग करने का अधिकार होगा। तीसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, 9वें, 10वें, 11वें कैंडिडेट को रिकाउंटिंग की मांग करने का अधिकार नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका प्रैक्टिकल मतलब समझाता हूं। बीजेपी के विरोध में कांग्रेस दूसरे नंबर का वोट लेगी, कांग्रेस के विरोध में बीजेपी 2 नंबर का वोट लेगी। तो जब नोटिस इश्यू हुआ 2013 में, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इश्यू किया गया सरकार को, मनमोहन सिंह सरकार में हड़कंप मच गया कि हमने चोरी किया, चोरी पकड़ी जाएगी। इसलिए उन्होंने सोचा कि इसके विरोध में अडवाणी रथ यात्रा निकाल रहे हैं, अडवाणी को रोकना होगा। अडवाणी को रोकने के लिए जब उन्होंने सोचा कि बीजेपी का कोई नेता तैयार नहीं है, तो कांग्रेस के लोग आरएसएस के पास गए। आरएसएस को कहा कि ये मामला है, 2 बार हमने घोटाला किया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सुब्रमण्यम स्वामी ने आपको दिया, तो हम भी मानते हैं हमने घोटाला करके चुनाव जीता। तो आपको अनुरोध है कि अडवाणी को रथ यात्रा निकालने से रोके। तो आरएसएस ने कहा रोकेंगे, हमें क्या फायदा होगा? आरएसएस ने कांग्रेस को पूछा, कांग्रेस ने क्या कहा? कि आपको भी फायदा होगा। ये क्या फायदा होगा? 2014 का चुनाव घोटाला करके आप जीतो, सरकार हमारी है, प्रधानमंत्री हमारा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमने बनाया है, वो आपकी सारे देश भर में मदद करेगा और 2014 का चुनाव आपको जितवाएंगे। तो आरएसएस ने कांग्रेस को कहा, आप तो अभी बता रहे थे कि 4 और 9 2 बार आपने घोटाला करके चुनाव जीता और सरकार बनाई, और आप हमको एक कई बार घोटाला करने की बात कर रहे हो। ये बराबरी की बात नहीं। तो कांग्रेस ने आरएसएस को कहा, आप भी 2 बार करना चाहते घोटाला? आरएसएस ने कहा, देखो आप 1885 को बना हुआ संगठन है, हमारा 1925 को बना हुआ संगठन है। तो कांग्रेस के लोग 40 साल हमसे सीनियर है, सीनियरिटी के हिसाब से फैसला किया जाए। तो कांग्रेस ने कहा ठीक है, हमने 2 बार घोटाला किया, 2 बार आप करो। हमारे घोटाले के बारे में आप चुप रहो, तुम्हारे घोटाले के बारे में हम चुप रहे थे। तेरी भी चुप, मेरी भी चुप, चिड़ी चुप। तो अभी घोटाला बीजेपी वाले कर रहे हैं तो सोनिया नहीं बोल रही, मनमोहन सिंह तो मौनी सिंह है। राहुल गांधी 23 तारीख को शाम को 4 बजे टीवी पर आया, अभी रिजल्ट लगे भी नहीं थे, तो राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का क्या कहा? मोदी जी बधाई हो, अबे अभी एक भी रिजल्ट नहीं लगा, तो अभी से बधाई दे रहा तू। तो कांग्रेस के लोग बधाई इसलिए दे रहे थे क्योंकि 10 साल कांग्रेस ने घोटाला किया, वो मालूम ना हो, इसलिए आरएसएस बीजेपी से समझौता किया और 10 साल बीजेपी घोटाला करे। इसलिए कांग्रेस के लोग पार्लियामेंट में चुप है, कांग्रेस के लोग बाहर चुप है। सोनिया गांधी कुछ नहीं बोल रही है, मनमोहन सिंह कुछ नहीं बोल रहा है, प्रियंका गांधी कुछ नहीं बोल रही है। मुसलमानों ने सोचा भारत में कि बीजेपी के विरोध में कांग्रेस को जिताया जाए। कांग्रेस ने सोचा
समझौते के अनुसार 2 बार बीजेपी को जितवाना होगा। मुसलमानों ने सोचा बीजेपी के विरोध में कांग्रेस को जिताया जाए, मगर कांग्रेस ने सोचा 2 बार बीजेपी को जितवाना होगा। मुसलमानों को पता ही नहीं। मैं 5 साल से कह रहा हूं, अरे फिक्स है, फिक्स है। जब 19 का रिजल्ट आया तो कुछ लोगों ने मुझे टेलीफोन किया कि मेश्राम जी आप 5 साल से बोल रहे थे कि 19 में ही बीजेपी भी जीतेगी। मैं पवार साहब से मिला गुना में। पवार साहब ने कहा कि आपके बारे में पता चला कि आप देश भर में घूमते रहते हैं, देश का मूड क्या है। मैंने कहा देश का मूड बीजेपी के विरोध में है, मगर बीजेपी ही जीतेगी। और सबको मैंने कहा कि देश का मूड बीजेपी के विरोध में है, मगर चुनाव बीजेपी ही जीतेगी। कैसे? ईवीएम की वजह से। ये मैंने 8 महीने पहले पवार साहब को गुना में कहा, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस का आपस में समझौता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। क्योंकि जो 56C नाम का जो रूल है वो तो कांग्रेस ने बनाया बीजेपी को जितवाने के लिए, ताकि पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाला कागजी मतों की गिनती नहीं होनी चाहिए, ताकि बीजेपी को जिताया जा सके। इसलिए साथियों 2019 में 23 मई को जब रिजल्ट आया तो 373 लोकसभा सीटों में 220 जगह पर 54 लाख से ज़्यादा वोट निकले और 153 जगह कम वोट निकले। कम वोट उनको निकले जो विरोधी पार्टी के थे, और ज़्यादा वोट निकले वो बीजेपी और गठबंधन वाले लोग थे, उनको जिताने के लिए। इसलिए साथियों एक घोटाला हुआ, इसके सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, और इतने सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि ये पहला चुनाव है। चुनाव आयोग को 15,000 आरटीआई में जानकारी मांगी लोगों ने, 15,000। कितना अविश्वास है चुनाव आयोग पर। 15,000 आरटीआई हुआ और चुनाव आयोग ने एक का भी जवाब नहीं दिया। क्यों? नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीतने के बाद आरटीआई कार्यकर्ता कानून में संशोधन किया और कहा चुनाव आयोग को जानकारी देना बंधनकारक नहीं है। ये सारी बातें हो रही है और हमारे लोगों को कुछ पता नहीं। और एक बात बताता हूं फाइनल, 64 IAS अधिकारियों ने चुनाव आयोग को लेटर लिखा, सबसे भ्रष्ट चुनाव। 64 IAS ऑफिसर, 83 मिलिट्री ऑफिसरों ने, शिक्षाविदों ने लेटर लिखा, समर्थन किया। अभी मुझे पता चला कल कि और 120 अधिकारियों ने और लेटर लिखा। दूसरा, तो परिस्थितियां बहुत जटिल है। परिस्थितियां इतनी ज्यादा जटिल है कि आपको एक उदाहरण देकर इस बात को खत्म करता हूं। कौन सा? नरेंद्र मोदी को राज ठाकरे का डर लगता है। कुछ समझ में आ रहा है? राज ठाकरे ईवीएम का विरोध करेगा, नहीं करना चाहिए इसलिए नोटिस दिया। नरेंद्र मोदी को बीजेपी वाले क्या बोलते? बहुत बड़ा नेता, बहुत बड़ा नेता, बहुत बड़ा नेता। तो छोटा राज ठाकरे को क्यों डर रहा है? इतना बड़ा नेता है, जिसका एक भी एमएलए नहीं, जिसका एक भी खासदार नहीं। डरते क्यों? इसलिए कि वो ईवीएम के विरोध में आंदोलन करने का ऐलान किया, इसलिए इतना बड़ा नेता नरेंद्र मोदी, उसको डर लगा राज ठाकरे का। तो ईवीएम की वजह से क्या हो रहा है जानते हो? ईवीएम की वजह से जो बड़ा बड़ा नेता है वो अंदर से, मराठी में अंदर से बोलते पोकड़ पोकड़ है। ईवीएम से ठोस लीडर पैदा नहीं हो रहा है, पोकड़ पोकड़ नेता पैदा हो रहा है।
इसलिए जो पोकड़ पोकड़ होता है उसे डर लगता है कि साला मेरे विरोध में अगर आंदोलन शुरू हो गया, इंदिरा गांधी के विरोध में ऐसे आंदोलन शुरू हो गया था तो बहुत मुश्किल हो गई थी, मेरे विरोध में अगर आंदोलन हो गया तो मेरी भी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी और इतिहास में मेरा नाम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसलिए राज ठाकरे का नरेंद्र मोदी को डर लग रहा है। उसको ईडी का नोटिस दिया, राज ठाकरे को हमारा समर्थन है, हम लोग राज ठाकरे को समर्थन देते। ईवीएम मशीन के विरोध में अगर कोई राक्षस लड़ना चाहता है तो वामन मेश्राम का राक्षस को भी समर्थन। अगर ईवीएम के विरोध में यदि कोई शैतान लड़ना चाहता है तो वामन मेश्राम का शैतान को भी समर्थन है। अगर राक्षस और शैतान मिलकर ईवीएम खत्म करने के लिए हमारी मदद कर रहा है तो जरूर लेंगे। लोकतंत्र बचाने के लिए राक्षस और शैतान मदद करे, अच्छी बात है, मदद लेंगे। आने वाले समय